हेलो स्टूडेंट्स, हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी में ही अगली जो हमारा टॉपिक है वो है अमेरिका के संघीय न्यायपालिका। देखिए, जो मूल जो अमेरिका का जो फिलाडेल्फिया में जो संविधान बनाया गया था सन 1777 में, जिस परिसंघ की स्थापना की गई और जिसमें संघीय न्यायपालिका के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और राज्यों के न्यायालय ही समस्त न्यायिक विवाद करते थे, लेकिन यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी। विभिन्न राज्यों की न्याय व्यवस्था में विभिन्नता थी और इसलिए कभी कभी परस्पर विरोधी निर्णय होते थे, जिससे अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अमेरिकी संविधान के निर्माता परिसंघ की इस दुर्बलता को दूर करते हुए एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना चाहते थे जो संविधान की रक्षा करने में समर्थ हो। हैमिल्टन का सुझाव था कि एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जो संघ की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए संघ और राज्यों के अन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई कर सके और संपूर्ण देश में कानूनों की व्याख्या की एकरूपता बनाए रखे। इस दृष्टि से संविधान की तीसरी धारा में व्यवस्था की गई कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय व उन अन्य नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिसकी स्थापना व प्रतिष्ठा कांग्रेस के द्वारा समय समय पर की जाएगी। सीनेट के तो व्यवस्थापन कार्य का प्रारंभ ही इस धारा को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित विधेयक से हुआ था। अमेरिका में संघीय न्यायपालिका को दो विशेष कारणों से महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। पहला कि एक तो वहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघवाद में एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो केंद्र और इकाइयों में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल कर सके। दूसरा, अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है और इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र हैं। इन दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, अतः इन विवादों का निपटारा करने के लिए संघीय न्यायपालिका जैसी एक सत्ता का अस्तित्व नितांत आवश्यक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका की जो न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार से है। अमेरिका में जो न्यायपालिका के अंतर्गत दो प्रकार के न्यायालय हैं, व्यवस्थापक न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय। व्यवस्थापक न्यायालय यानी लेजिस्लेटिव कोर्ट्स वे हैं जिनकी स्थापना संविधान की तीसरी धारा के अधीन नहीं वरन कांग्रेस के द्वारा अपनी विधायी शक्ति के अंतर्गत की गई है। ये न्यायालय न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं करते वरन इसका कार्य कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करना है। जैसे कि कांग्रेस की पहली धारा की 8वीं उपधारा कांग्रेस को विविध प्रकार के कर लगाने और उन्हें वसूल करने का अधिकार प्रदान करती है। इस संबंध में कांग्रेस के द्वारा निर्मित कानून पर जो विवाद हो उसका निर्णय करने के लिए कांग्रेस ने 9 न्यायाधीशों के एक न्यायालय की स्थापना की है, जिसे संयुक्त राज्य का कस्टम न्यायालय यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम कोर्ट कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य व्यवस्थापन न्यायालय हैं। व्यवस्थापक न्यायालयों और संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों में भी अंतर है। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन व्यवस्थापक न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रशासन के द्वारा बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है। संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश सदव्यवहार पर्यंत कार्य करते हैं, परंतु कांग्रेस द्वारा स्थापित न्याय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है और निश्चित अवधि के समाप्ति पर उन्हें पदों से हटाया जा सकता है। दूसरा है अपना संवैधानिक न्यायालय। संघीय न्यायपालिका का मूल आशय जो है हमारा वो संविधान की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक न्यायालय से ही है। संघीय न्यायपालिका का यह ढांचा त्रिस्तरीय है। इसमें सबसे नीचे स्तर पर जिला न्यायालय, उसके ऊपर संघीय अपील न्यायालय और सर्वोच्च स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिला न्यायालय जो है वो सबसे नीचा न्यायालय है और अमेरिका के समस्त क्षेत्र में इस प्रकार के न्यायालयों की संख्या 88 है। अमेरिका संघ के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला न्यायालय अवश्य होता है। जिला न्यायालय जो है अपने जिले से संबंधित जो है कार्यप्रणाली और उसके संबंधित क्षेत्राधिकार की व्याख्या करता है और इसमें
जो है जिला विभिन्न विभाग हो सकते हैं इसके, और जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जिला न्यायालय को केवल प्रारंभिक क्षेत्र ही प्राप्त है, अपील सुनने का अधिकार नहीं है, और इसमें संघीय कानून से संबंधित दीवानी व फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमे पेश किए जा सकते हैं। दूसरा है अपना इसी जो संवैधानिक न्यायालय में, वो है संघीय अपील न्यायालय, द सर्किट कोर्ट्स ऑफ अपील। जिला न्यायालय के ऊपर संघीय अपील न्यायालयों का गठन किया गया है। इन न्यायालयों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए अपना कार्य किया जाता है, इसी कारण इन्हें दौरा करने वाले न्यायालय भी कहा जाता है। ये जिला न्यायालय और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के बीच में स्थित है, और इन न्यायालयों की कुल संख्या 11 है। संघीय न्यायालय जो है वो अपील न्यायालयों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु इन्हें केवल जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। इन न्यायालयों को अंतर्राज्यीय व्यापार कमीशन, संघीय सुधार परिषद व संघीय व्यापार से संबंधी आदेशों व निर्णयों का पुनरावलोकन करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार है। इसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 में न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई, और सर्वप्रथम वह न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में स्थापित किया गया। बाद में यह फिलाडेल्फिया में चला गया, और वर्तमान में यह वाशिंगटन में स्थित है ना। और अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जब हम जो संगठन देखते हैं, तो इसमें जो है न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है, किंतु इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट के द्वारा की जानी आवश्यक है। और न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आजीवन न्यायिक पद पर नियुक्त होता है। वह अपने सदाचार काल तक न्यायाधीश बना रहता है, और वह चाहे तो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र देकर पूरे वेतन व पद से मुक्त हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है और उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, अथवा यदि वह 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है और उसकी आयु 65 वर्ष हो गई है, तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उसे जीवन पर्यंत अपने पद पर पूरा वेतन प्राप्त होगा। यह न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर है कि वह 70 वर्ष की आयु के बाद में भी अवकाश ग्रहण करे या न करे। न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा ही जो है कांग्रेस हटा सकती है, और दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा अपने 2/3 बहुमत से न्यायाधीश पर आरोप लगाती है, और उसके बाद सीनेट न्यायालय के रूप में बैठकर उन आरोपों की जांच करती है। यदि आरोप सिद्ध हो जाए और सीनेट इस हेतु 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे, तो न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। अब तक 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाए गए हैं, इनमें से केवल 4 के विरुद्ध ही महाभियोग सफल हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय को जो है अनेक शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र अत्यंत सीमित है। इस संबंध में संविधान में स्पष्ट किया गया है कि उन सब मामलों में जिनका संबंध राजदूतों से, राज्य के मंत्रियों से अथवा अन्य दौत्य अधिकारियों से हो, और उन सब मामलों में जिनमें से कोई एक राज्य पक्ष हो, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र प्रारंभिक होगा। इसके अतिरिक्त विवाद भी जिनमें संघ और राज्य या राज्यों के मध्य विवाद हो, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है कि अपील संबंधी जो है न्याय क्षेत्र में जो अपील संबंधी अधिकार भी है, और सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन सभी मामलों में नहीं हो सकती जिन मामलों में निचले स्तर के न्यायालयों के निर्णयों से किसी पक्ष में संतोष न हो, और न ही ऐसा ही है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयों में अपील की जा सके। सन 1925 के कांग्रेस के अधिनियम के द्वारा अपील का अधिकार केवल निम्नलिखित विषयों तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें पहला संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जिनमें दूसरा राज्य के किसी कानून को संघीय न्यायालय में संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी वहाँ की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। तीसरा जो कार्य है इसका है वो है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार माना जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिसे संघीय कांग्रेस अथवा सरकारों के द्वारा पारित किया गया है। इनमें से किसी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए, तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल हैं, तो उनके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति के आधार पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका के वे भी कार्य आ जाते हैं जो ऐसे कानून के आधार पर उसने किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के संदर्भ में कुछ विशेष बातें हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय अपनी पहल पर किसी कानून की वैधानिकता और अवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकता। इसके द्वारा यह कार्य तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विवाद या अपील के अंतर्गत किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता, वरन निम्न संघीय न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय में भी इस अधिकार का प्रयोग करते हैं, परंतु इतना अवश्य है कि इनके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है कि और इस संबंध में अंतिम जो निर्णायक शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। चौथी जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र में आती है वो है कि वो संविधान तथा अधिकारों का संरक्षण करता है और वह संविधान की व्याख्या करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकार भी हैं, जैसे अपने कर्मचारियों से संबंधित अनेक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो इस प्रकार जो है सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का जो संगठन होता है और इसकी जो है न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना भी की जाती है कि इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है ना, मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था जब, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो है कई लोग यूँ कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित होते हैं, है ना। न्यायाधीशों के निर्णय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारधारा पर आधारित होते हैं। इसका प्रमाण अनेक आधारों पर दिया जाता है और यह प्रगतिशीलता में बाधक है। क्यों है कि इस आधार पर आलोचना क्यों की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के प्रयोग में सामान्यतः प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादिता का ही परिचय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय आयकर व्यवस्था, न्यूनतम वेतन, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घंटे निश्चित करने व दास प्रथा को समाप्त करने से संबंधित प्रगतिशील विधियों को रद्द कर प्रगतिशीलता में बाधक बना है। चौथा, यह भी इसमें तर्क दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति की आलोचना करते समय कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर कांग्रेस के तीसरे सदन की स्थिति प्राप्त कर ली है, जो कि नितांत अनुचित है। प्रजातंत्र में कानून निर्माण की शक्ति जनप्रतिनिधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए और अमेरिका जनता इस कार्य के लिए कांग्रेस सदस्यों को चुनती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जो कि लोकतंत्रीय नहीं है। अगली जो आलोचना की जाती है कि इसके निर्णय त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय बहुमत के निर्णय की जो प्रक्रिया है उसकी आलोचना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश निर्णय 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीश के बहुमत से लिए जाते हैं। 4 न्यायाधीश तो कानून की संवैधानिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, लेकिन 5 न्यायाधीश उसे असंवैधानिक कहकर रद्द कर देते हैं। इस प्रकार एक न्यायाधीश संपूर्ण कांग्रेस और राष्ट्रपति के निर्णयों को निषेधाधिकार का प्रयोग करता है और यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की बुद्धिमत्ता के प्रति शंका उत्पन्न करती है। छठा है सामाजिक आर्थिक जीवन में अस्थिरता। सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़ी अस्थिरता उत्पन्न करने का भी कारण होती है। कई लोग इसके अनुसार कार्य करते रहते हैं, लेकिन एक दिन सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है ना। कैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस एक कानून काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग में आता रहता है और सर्वोच्च न्यायालय और लोग उसके आधार पर कार्य करते रहते हैं, और दूसरे अगली बार जब सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर दे तो वर्षों के आधार पर लोगों ने उस आधार पर कार्य किए तो वो कार्य समस्त असंवैधानिक हो जाता है। तो यह जो स्थिति है वह
नागरिकों के समस्त कानूनी ढांचे के प्रति शंका उत्पन्न कर देती है और इससे राजनीतिक जीवन के उद्देश्य में भी निश्चित नहीं हो पाते। कोई भी राजनीतिक दल विश्वास के साथ ये नहीं कह सकता कि उसके द्वारा बनाए गए कार्यक्रम में कौन सी बात कानून बनने पर न्यायाधीशों के द्वारा जो है असंवैधानिक घोषित कर दी जाएगी। तो और इससे जो है विधानमंडलों में उत्तरदायित्व का ह्रास हुआ है ना। उनके काम विधानमंडलों के काम में लापरवाही व असावधानी बढ़ जाती है। कांग्रेस के सदस्य यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि यदि कोई कानून उनके द्वारा निर्मित किया गया और कोई कमी रह गई तो न्यायालय उसे दूर कर देगा। तो इस प्रकार इस जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है इन आधारों पर आलोचना की गई है। किंतु अमेरिका में संविधान में इसका जो है विशेष महत्व है। क्यों है? क्योंकि एक तो ये सीमित शक्तियाँ जो है करता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की, है ना। न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर कांग्रेस व राष्ट्रपति को अपनी सीमाओं के भीतर रहने के लिए विवश किया है। दूसरा कि इसने संघात्मक व्यवस्था की भी रक्षा की है। संविधान निर्माताओं ने केंद्र और इकाइयों की सरकारों के बीच जिस शक्ति विभाजन की व्यवस्था की थी उसे बनाए रखते हुए संघात्मक व्यवस्था की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय पर ही था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भली भांति निभाया है। तीसरा, यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य किया है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और इसका प्रमाण यह है कि गृह युद्ध की स्थिति में भी जब राष्ट्रपति लिंकन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को स्थगित कर दिया तो मुख्य न्यायाधीश टोनी ने इसे अनुचित बताया। चौथा यह है कि संविधान को इसने गतिशीलता प्रदान की है। प्रत्येक संविधान को कानून लागू किए जाने के बाद देश की परिस्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण संविधान में संशोधन जरूरी हो जाता है और अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर्याप्त कठिन होने के कारण औपचारिक रूप में ऐसे परिवर्तन करना सरल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का ही परिणाम है कि बिना औपचारिक परिवर्तनों के संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया है। तो इस प्रकार जो है अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्षम रहा और वहाँ संघात्मक प्रणाली के अनुरूप ही इस शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है और यह निश्चित करता है कि कौन सी परिस्थिति में कौन सी विधि न्यायोचित है तथा किस अनुच्छेद का अर्थ क्या है। तो इसने जो है वहाँ की जो शासन व्यवस्था में संतुलन बनाने का और नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। धन्यवाद।